Okay, dear student, today we are going to start next lecture of atomic spectra, which is de Broglie interpretation of Boyer-Albert. In the previous lecture, we have studied various postulates of Boyer atomic model, in which two of the postulates which were presented by Neil Boyer, they could not explain itself. Although they presented these two postulates, but the explanation of these two postulates could not be provided by Boyer itself. Later on, de Broglie, when introduces the concept of wave nature of particle, they give certain justification regarding those postulates. Let's suppose, according to Boyer, around the nucleus there are certain fixed orbits having fixed energy called stationary orbit or allowed orbit, where electrons are continuously revolving without radiating energy under the influence of Coulombic force of attraction between electron and nucleus. कि पहले postulate में बोयर ये कहता है कि न्यूक्लियस के बाहर कुछ सर्टन पार्टिकुलर ऑर्बिट हैं जहां इलेक्ट्रॉन विदाउट रेडिएटिंग एनर्जी कंटिन्यूसली रिवॉल्व कर रहा है और इनको स्टेशनरी ऑर्बिट कहते हैं. अब यहां पर क्लासिकल वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी थी, वो ये कहती है कि इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है और जब चार्ज पार्टिकल ऑर्बिट में सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है तो उसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है, एंड एवरी एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल शुड इमिट रेडिएशन इन द फॉर्म ऑफ वेव्स. तो जो बोयर का ऑर्बिट है, उस ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है वो रेडिएशन रेडिएट क्यों नहीं कर रहा, वो रेडिएशन इमिट क्यों नहीं कर रहा, हालांकि वो एक्सेलरेट कर रहा है. ये मैंने आपसे क्वेश्चन भी पूछा था, तो यही क्वेश्चन बोयर से पूछा गया तो बोयर इसका आंसर नहीं दे सका, नहीं प्रोवाइड कर सका. तो एक तो हमने इसकी जस्टिफिकेशन लेनी है कि नॉन रेडिएटिंग बोयर ऑर्बिट क्यों बोयर ने इंट्रोड्यूस किए और उनकी वजाहत या एक्सप्लेनेशन क्यों नहीं दे सका, एक चीज. दूसरी चीज, बोयर ये कहता है कि ओनली दोज ऑर्बिट आर अलाउड इन विच ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई, कि वो ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन की मोशन के लिए अलाउ हैं कि जिनमें इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या होना चाहिए, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई, जो कि क्या था, mvr इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई. अब इसका प्रूव कहां से किया बोयर ने, इसका आंसर वो नहीं दे सका. उसने डायरेक्ट ये मोमेंटम तो बता दिया लेकिन इसकी जस्टिफिकेशन नहीं दे सका कि ये आया कहां से और कैसे किस तरह आया. तो अब de Broglie इसको एक्सप्लेन करता है. de Broglie इस तरह एक्सप्लेन करता है कि बोयर ने जो पास्टुलेट दिए, उन पास्टुलेट को बयान करते वक्त बोयर ने रदरफोर्ड के कॉन्सेप्ट को यूटिलाइज किया. रदरफोर्ड ने जब एटॉमिक मॉडल पेश किया तो उसने क्या कहा था कि ये प्लैनेटरी मॉडल है, यानी जिस तरह प्लैनेट सन के गिर रिवॉल्व करते हैं और उनको सेंट्रीपिटल फोर्स मिलती है, तो इलेक्ट्रॉन इज ए पार्टिकल और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर लाइक प्लैनेट रिवॉल्व करता है, उसको न्यूक्लियस की कोलम्बिक फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स दे रही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन को बोयर ने एक्सेप्ट किया कि इलेक्ट्रॉन इज अ पार्टिकल. बात को समझना है जो है. de Broglie ये कहता है इलेक्ट्रॉन पार्टिकल नहीं है, इलेक्ट्रॉन इज ए वेव, कि हम न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन को एज ए पार्टिकल नहीं ट्रीट करेंगे बल्कि एज ए वेव ट्रीट करेंगे. अगर इलेक्ट्रॉन वेव है तो विच सॉर्ट ऑफ वेव इज, विच काइंड ऑफ वेव इट इज, कि इलेक्ट्रॉन कौन सी वेव है, ऐसी वेव कि जो एनर्जी रेडिएट ना करे, जो एनर्जी इमिट ना करे. याद रख लो, वेव की जो मुख्तलिफ टाइप्स हैं, मैकेनिकल वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मैटर वेव, तो कुछ वेव्स ऐसी हैं जिनको कहा जाता है प्रोग्रेसिव वेव्स, यानी दोज वेव्स विच ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. प्रोग्रेसिव वेव में एनर्जी क्या होती है, ट्रांसफर होती है. लेकिन एक वेव ऐसी है कि जिसमें एनर्जी ट्रांसफर नहीं होती बल्कि एनर्जी कन्फाइंड रहती है,
रिस्ट्रिक्टेड रहती है दो फिक्स्ड पॉइंट के दरमियान, दो फिक्स्ड पोजीशन के दरमियान, और इन वेव्स को कहा जाता है स्टेशनरी वेव्स। द वर्ड टर्म स्टेशनरी वेव्स के साथ इसीलिए इंट्रोड्यूस की गई है कि यहां एनर्जी क्या रहेगी, स्टेशनरी रहेगी, एनर्जी कन्फाइंड रहेगी, प्रोग्रेस नहीं करेगी, प्रोसीड नहीं करेगी आगे मीडियम प्लेस टू प्लेस। तो माइट बी अगर इलेक्ट्रॉन वेव है और जब ये न्यूक्लियस के बाहर ऑर्बिट में ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं तो अब हम इसे पार्टिकल नहीं ट्रीट करेंगे, ये वेव होगी। और ये कौन सी वेव्स होगी, स्टेशनरी वेव होगी। अब इसको जरा समझते हैं। लेट्स सपोज स्टेशनरी वेव्स कैसे प्रोड्यूस होती हैं, ये आप लोगों ने अपने फर्स्ट ईयर में 8th चैप्टर में पढ़ा है। ये हमारे पास एक स्ट्रिंग है, इसके दोनों एंड हमने फिक्स कर लिए हैं और इस स्ट्रिंग की लेंथ है L। अगर इस स्ट्रिंग को मिडल से प्लग किया जाए, विगल किया जाए, डिस्टर्ब किया जाए, तो इसमें देखें एक पल्स बनेगी, इस तरह एंड पॉइंट तक जाएगी, रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगी। ये एक लूप बनी है ना। तो एंड पॉइंट्स पे जहां एम्पलीट्यूड 0 है इनको नोड कहते हैं, और जहां एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है, हम्प नजर आ रहा है, ये एंटी नोड्स हैं। उसी लेंथ में, स्ट्रिंग की लेंथ में आपने अप्लाई फ्रीक्वेंसी के थ्रू एक सिंगल लूप क्रिएट की। अब लेंथ वही है, मैं कहता हूं कि मल्टीपल लूप्स बने, ज्यादा लूप्स प्रोड्यूस्ड हों। तो मैं ऐसा करता हूं कि इसको मिडल से नहीं, इसकी लेंथ के 1/4 पोर्शन से प्लग करता हूं, 1/4 से, फिर 1/6 पार्ट से, यानी अप्लाइड फ्रीक्वेंसी बढ़ाता जाता हूं। तो अब दूसरे केस में देखें तो आपको 2 लूप्स मिली हैं। अब इन 2 लूप्स में जरा गौर से देखें, ये एक लैम्डा बन रहा है ना, ये आपके पास एक लूप हो गई और ये सेकंड लूप हो गई, ये तो रिफ्लेक्ट होके वापस आ रही है फिर। तो ये जो टोटल लेंथ है, स्ट्रिंग की लेंथ वही है, उसी लेंथ में आपने एक लैम्डा के इक्वल वेव प्रोड्यूस्ड कर ली। यानी एक ऐसी स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस्ड की कि जो वेव्स प्रोड्यूस्ड हुई हैं जिस स्ट्रिंग में, उस स्ट्रिंग की लेंथ इक्वल है 1 लैम्डा के। अब थर्ड केस में देखें, वही लेंथ अगर मैं अप्लाइड फ्रीक्वेंसी को मजीद बढ़ाता हूं तो आपको 1 लैम्डा और फिर 2 लैम्डा, 2 लैम्डा मिल गए। तीसरे केस में देखें, 1 लैम्डा, 2 लैम्डा और 3 लैम्डा, यानी नंबर ऑफ लूप्स बढ़ाते जाएं तो वेव्स की वेवलेंथ क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। इफ यू वांट टू फॉर्म n loops of vibration, then what relation between length of the string and wavelength will become? क्या आएगा, ये बहुत अच्छी तरह आपने पढ़ा हुआ है कि length of the string should be equal to integral multiple of wavelength of the wave। देखिए इस केस में हाफ लैम्डा है। अच्छा, क्योंकि 2 नोड्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है हाफ ऑफ लैम्डा है, तो लेंथ किसकी इक्वल आ रही है, λ/2। इस केस में लेंथ किसकी इक्वल आ रही है, 1 लैम्डा, n = 1 आ गया ना। इस केस में लेंथ क्या आ रही है, 2 लैम्डा, इस केस में क्या आ रही है, 3 लैम्डा। और अगर n लूप्स बनती है तो लेंथ को मैं लिख सकता हूं ना, n लैम्डा। क्लियर होगी बात ये। अब अगर इस स्ट्रिंग के एंड पॉइंट को मिला दें, पहले वाला पॉइंट और आखिरी पॉइंट मिला दें, तो क्या बन जाएगा, सर्कल बनेगा ना। और जब ये सर्कल बनेगा तो ये एक ऑर्बिट की शक्ल इख्तियार कर लेगा। और ऑर्बिट में वेव कैसे लोकलाइज की होगी, इस तरह। जरा गौर से देखें, यहां से स्टार्ट लेते हैं, 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा। इट मीन ये मैंने ऑर्बिट शो किया आपके सामने, इसमें टोटल वेव्स कितनी बनी हुई हैं, 3 वेव्स। 3 वेव से मराद ये है कि 3 लैम्डा के इक्वल इस क्लोज पाथ का टोटल डिस्टेंस कवर्ड हुआ है। यानी टोटल पाथ लेंथ ऑफ दिस क्लोज पाथ इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ वेव लेंथ ऑफ द वेव, क्योंकि ये क्लोज पाथ है ना, और क्लोज पाथ क्या होता है, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। इसका जो टोटल डिस्टेंस है क्लोज पाथ में वो सर्कमफ्रेंस है, और ये सर्कमफ्रेंस जो कि L है किसके इक्वल आ रहा है, जो वेव्स इलेक्ट्रॉन ने बनाई हैं। कितनी वेव्स बनाई हैं यहां पर, 3 वेव्स बनाई हैं, 3 लैम्डा के इक्वल। अब आगे आए, क्योंकि ऑर्बिट बढ़ता जा रहा है ना, जब ऑर्बिट बढ़ता जा रहा है तो हमें ये भी इल्म है कि बोयर ने ये कहा था कि जब ऑर्बिट इंक्रीज होगा इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो जब ऑर्बिट बढ़ेगा तो नंबर ऑफ लूप्स भी ज्यादा होंगी।
जब नंबर ऑफ लूप ज्यादा होगी तो ज्यादा वेवलेंथ बनेगी। जब ज्यादा वेवलेंथ बनती है तो कब बनी है ज्यादा वेवलेंथ? मैंने क्या कहा था, जब अप्लाइड फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। तो इट मीन फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है, एनर्जी भी इंक्रीज होगी। बात ज़हन में आ गई? तो यहां पर देखें, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दिस पोजीशन। ये एक इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिट है और ये इलेक्ट्रॉन नहीं है बल्कि ये क्या है, वेव है। और कौन सी वेव है? स्टेशनरी वेव है। तो अगर मैं इसको यहां से स्टार्ट लेता हूं तो वो जो दें 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, 5th लैम्डा, 6 लैम्डा। तो यहां पर डी ब्रॉय ये वजाहत देता है कि अकॉर्डिंग टू बोयर when he introduced the concept of non-radiating orbit, कि ऐसे इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिट उसने इंट्रोड्यूस किए जो रेडिएशन एमिट नहीं करते हैं। एक्चुअली क्यों? कि इलेक्ट्रॉन एक वेव है। कौन सी वेव है? स्टेशनरी वेव्स है। और स्टेशनरी वेव्स ऑर्बिट के अंदर, सर्कुलर पाथ के अंदर कन्फाइंड है। और जब ये कन्फाइंड है तो उसकी एनर्जी क्या रहती है? प्रोग्रेस नहीं होती लाइक प्रोग्रेसिव वेव, बल्कि उन पॉइंट्स के दरमियान फिक्स रहती है, कन्फाइंड रहती है। तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज नहीं करता। एक चीज होगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, एंगुलर मोमेंटम के मतलब उसने कहा ना कि ओनली दोज ऑर्बिट आर अलाउड फॉर इलेक्ट्रॉन इन विच ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π, कि सिर्फ वो ऑर्बिट अलाउड है इलेक्ट्रॉन के लिए कि जिनका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम h/2π के इंटीग्रल मल्टीपल है। 1 टाइम h/2π, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम। अब डी ब्रॉय इसकी वजाहत करता है। डी ब्रॉय ये कहता है कि ओनली दोज ऑर्बिट आर अलाउड फॉर इलेक्ट्रॉन हुज पाथ लेंथ टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द क्लोज पाथ। पाथ लेंथ से मराद ये है किसके इक्वल होना चाहिए? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन, कि वो ऑर्बिट अलाउ हैं जहां पर टोटल पाथ लेंथ जो होगी वो किसके इक्वल होगी? इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ के इंटीग्रल मल्टीपल। या 1 लैम्डा बनेगी, या 2 लैम्डा बनेगी, या 3 लैम्डा बनेगी, या 4 लैम्डा बनेगी, या अप टू सो ऑन n लैम्डा बनेगी। बात ध्यान में आ गई है ना? तो इस तरह अगर मैं इसको स्टेशनरी वेव ट्रीट करते हुए इसके ऊपर कैलकुलेशन करता हूं, डी ब्रॉय इंटरप्रिटेशन या डी ब्रॉय हाइपोथेसिस को यूटिलाइज करता हूं, तो हमें बोयर का ये वाला रिलेशन एंगुलर मोमेंटम का ये प्रूव होता नजर आएगा, जो कि खुद से बोयर प्रूव नहीं कर सका। अब कैसे होगा? देखिए, इलेक्ट्रॉन वेव है, तो जो डी ब्रॉय ने हाइपोथेसिस दिया, लैम्डा इज इक्वल टू h/mv, लैम्डा इज इक्वल टू h/mv, इक्वेशन नंबर 1। अब जो वेव एसोसिएटेड है, ये जो वेव्स हैं ऑर्बिट के अंदर, जो ऑर्बिट की टोटल लेंथ है, जो सरकमफ्रेंस है, वो किसके इक्वल आएगा? जिस तरह स्टेशनरी वेव स्ट्रिंग में प्रोड्यूस होती है, तो मैंने कहा लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेव लेंथ। तो यहां पर मैं कह सकता हूं ना, L इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेव लेंथ। तो L क्या चीज है? क्लोज पाथ में टोटल डिस्टेंस, पाथ लेंथ, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल 2πr। तो L की जगह 2πr n लैम्डा, तो लैम्डा h/mv, h/mv। अब mv को इस तरफ r के साथ ले आए तो mvr, और 2π को नीचे ले जाएं तो n टाइम h/2π, यानी mvr जो कि एंगुलर मोमेंटम था, ये किसके इक्वल आ गया? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। तो n की वैल्यू क्या है? 1 2 3। तो ये प्रूव हो गया ना, जो है जस्टिफिकेशन मिल गई ना। तो ये एंगुलर मोमेंटम जो कंजर्व रहता है इलेक्ट्रॉन का, क्वांटाइज रहता है ऑर्बिट में, ये उसी सूरत में एक्सप्लेन होता है व्हेन यू ट्रीटेड इलेक्ट्रॉन एज ए वेव रादर देन पार्टिकल। जबकि बोयर ने इलेक्ट्रॉन को क्या ट्रीट किया था? पार्टिकल ट्रीट किया था, रदरफोर्ड के आइडिया को चुरा के। लेकिन पार्टिकल जब आप उसको ट्रीट करते हैं तो उसके फर्स्ट 2 पोस्टुलेट एक्सप्लेन नहीं हो सकते हैं। एक चीज होगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, कल मैंने ये भी कहा था प्रीवियस लेक्चर में कि जो फर्स्ट पोस्टुलेट था उसमें एक बात पे स्ट्रेस किया गया था कि ओनली दोज ऑर्बिट आर अलाउड फॉर द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन
in which angular momentum is integral multiple of h over 2 pi, and these orbit were given the name stationary orbit. It would mean that हर दो ऑर्बिट के दरमियान ये वाली जो जगह है ये इलेक्ट्रॉन के लिए अलाउ नहीं है। हम चाहते हैं ना कि हम कहते हैं लेट्स सपोज कि इलेक्ट्रॉन यहां रिजाइड कर सकता है। बोयर कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन या तो E1 स्टेट में है, लेट्स सपोज ये E1 है और ऊपर वाली E2 स्टेट है, या E1 में है या E2 में है, इन बिटवीन E1 और E2 में नहीं है। बोयर से पूछा गया कि ऐसा क्यों है, वो खुद भी फिर इसका आंसर नहीं दे सका, तो डी ब्रॉय ने इसकी वजाहत कर दी फिर कि इन जगहों में इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं एग्जिस्ट करता। वो कहता है कि जब इलेक्ट्रॉन को एज ए वेव ट्रीट करेंगे तो वेव इन जगहों में एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करती है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बना देती है। तो जब इन डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनाएगी, एम्पलीट्यूड जीरो होगा, आप उस चीज को लोकेलाइज नहीं कर सकते हैं। और जिन जगहों पे, जिन ऑर्बिट में जिनको स्टेशनरी ऑर्बिट का कि इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता है, उसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है, क्वांटाइज रहता है, वहाँ वेव कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करती है। इसलिए यहाँ पर या वो E1 स्टेट में है या E2 स्टेट में है या E3 स्टेट में है। तो ये आंसर भी उसने दे दिया। तो इस तरह डी ब्रॉय इंटरप्रिटेशन ऑफ बोयर ऑर्बिट जो है वो सक्सेसफुली एक्सप्लेन हुई। जो तीसरा पोस्टुलेट था वो एक्सप्लेन होता है व्हेन वी ट्रीटेड इलेक्ट्रॉन एज ए पार्टिकल। उसमें उसने कहा था ना कि इलेक्ट्रॉन एटम मस्ट रेडिएट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन व्हेन इलेक्ट्रॉन चेंजेस फ्रॉम वन क्वांटम स्टेट टू अनदर क्वांटम स्टेट। तो ये उसने क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट को यूटिलाइज किया, और क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट में उस वक्त हम एज ए इलेक्ट्रॉन को क्या ट्रीट करेंगे, पार्टिकल ट्रीट करेंगे। तो मुख्तसर लफ्ज़ों में कंक्लूजन ये निकला कि बोयर के जो तीनों पोस्टुलेट्स हैं वो इलेक्ट्रॉन का सिंगल स्टेटस होने से एक्सप्लेन नहीं होता। इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल बिहेवियर भी और साथ में इलेक्ट्रॉन का वेव बिहेवियर भी, दो पोस्टुलेट एज ए वेव बिहेवियर एक्सप्लेन हो रही हैं और एक पोस्टुलेट एज ए पार्टिकल बिहेवियर के तौर पे एक्सप्लेन हो रहा है। तो जब बोयर को पता चला कि भाई डी ब्रॉय ने इंटरप्रिटेशन कर दी है, एक्सप्लेनेशन, जस्टिफिकेशन दे दी है मेरे ही पोस्टुलेट की, तो उसने एक थ्योरम पेश किया। मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था, बोयर कॉम्प्लीमेंट्री थ्योरम रिगार्डिंग मैटर एंड रेडिएशन, यानी मटेरियल पार्टिकल और रेडिएशन के मुताल्लिक कॉम्प्लीमेंट्री थ्योरम है, जिस थ्योरम में वो ये कहता है द वेव एंड पार्टिकल एस्पेक्ट एसोसिएटेड विद बोथ मैटर एंड रेडिएशन is essential for their complete identification, is essential for their complete representation। यानी अगर आपने मैटर और रेडिएशन को आइडेंटिफाई करना है, रिप्रेजेंट करना है, तो आपको मैटर की भी दोनों प्रॉपर्टीज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, पार्टिकल एज वेल एज वेव, और रेडिएशन की भी दोनों प्रॉपर्टीज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, पार्टिकल एज वेल एज वेव। तो दिस इज ऑल अबाउट de Broglie interpretation of Boyer orbit. See you again.